और ईरान के नतांज शहर से तैनाती यह सेजिल मिसाइल अगर छोड़ी जाएगी तो सिर्फ 7 मिनट में तेल अवीव पर सीधा हमला कर सकती है। ईरान जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि उन तस्वीरों को देखकर दुनिया भर में अब यह कहा जा रहा है कि जिस आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल ढाल के तौर पर हथियारों की शक्ल में इजराइल करता रहा, उसे तो भेद दिया गया। जो मिसाइल है, जो टेक्नोलॉजी है, जो हथियार है इजराइल के पास, क्या वो थकने लगे हैं? और ईरान अपने तौर पर जितना हथियारों का जखीरा जमा किए हुए है और उसमें जो मारक क्षमता वाले मिसाइल है, क्या वह अब सीधे तेल अवीव को निशाने पर ले रहे हैं? ईरान ने जिस तर्ज पर हमला अब बोला है, जिन हथियारों का इस्तेमाल वो कर रहा है और जिस तरीके से इजराइल ने एक ढाल बनाई थी हथियारों की अमेरिका के साथ मिलकर, उस आधुनिकतम ढाल को में भी सेंध लगा दी है ईरान ने। शहर दर शहर तबाह हो रहे हैं। मुश्किल हालातों के बीच इजराइल के भीतर से आवाज आने लगी है कि यह हमला हुआ तो क्यों किया गया। सवाल यह भी है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच हर मौके पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था, लेकिन कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान जब व्हाइट हाउस में पढ़ा गया तो उसमें खुले तौर पर कहा गया कि 2 हफ्ते अभी हम देखेंगे। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल तो यह भी है कि जिस सवालों को इजराइल यह कहकर उठाता रहा कि अगर न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास होंगे तो फिर आप न्यूक्लियर टेररिज्म से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन यह बात सिर्फ कहने भर की नहीं है। अगर इस पूरी परिस्थिति को समझें तो इस वक्त ईरान जिस ताकत के साथ इजराइल पर हमला कर रहा है, उसमें लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्लाह हो, इराक में तकरीबन 2 लाख फाइटर जो पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के नाम पर वहां पर मौजूद है, उनके भीतर भी सक्रियता आ गई है। यमन में हुती मिलिटेंट हैं, वह भी तकरीबन लाखों की तादाद में है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच अगर अमेरिकी सैन्य अड्डे भी निशाने पर आ गए ईरान के, और उसके बीच भी अगर फैसला नहीं लिया गया अमेरिका के जरिए, तो यह मैसेज पश्चिम एशिया के बदलते हुए उस तस्वीर का होगा जो खुले तौर पर वर्ल्ड मैप में दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति का बयान अब से कुछ देर पहले आया। उन्होंने बाकायदा लिखा कि हमने हमेशा से ही शांति और सौहार्द की पेशकश की। वहां के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशान ने यह कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इस युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता यही है कि बिना किसी शर्त के दुश्मन हमला रोके और यहूदी आतंकवादियों के कारनामों को हमेशा के लिए समाप्त करने की गारंटी दी जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दुश्मन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अधिक कठोर होगी और उसको इस बात का पछतावा होगा कि उसने बेवजह ईरान पर हमला क्यों किया। यह सीधी चेतावनी है या फिर इस दौर में युद्ध जिस तरीके से करवट ले रहा है, रशिया और चीन खुले तौर पर तो नहीं लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से परिस्थितियों को समझते हुए चेतावनी तो दे रहे हैं अमेरिका तक को कि अगर वह युद्ध में कूदा परिस्थितियां नाजुक हो जाएगी। लेकिन अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई जिन मिलिटेंट्स या जिन फाइटर्स का जिक्र हो रहा है सिर्फ वही असर डालेंगे? बिल्कुल नहीं। होमुर्ज यानी जल डमरूमल का जो पूरा इलाका है जहां से 20% तेल की आवाजाही होती है, वह ईरान अपने कब्जे में ले लेगा, तब क्या होगा? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक इंटरव्यू में कहते हैं, इजराइल पाकिस्तान से भिड़ने की बिल्कुल ना सोचे या पहले कई बार उसे सोचना होगा। इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि इजराइल ने जिस तरह ईरान पर हमला किया, ईरान के साथ अटूट एकजुटता, अनवेयरिंग सॉलिडेरिटी, इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने ईरान के साथ खुद को खड़ा होने को लेकर किया। बात इतनी भर नहीं है, बात यह भी है कि इस दौर में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष लंच पर बैठे और यह मैसेज गया, क्या तटस्थ रहेगा पाकिस्तान? इस दौर में सवाल है कि जो पॉलिटिकल पावर है पाकिस्तान के भीतर, उसका झुकाव अमेरिका से ज्यादा ईरान की तरफ है, तो क्यों है? तहस नहस होते इजराइल के हर शहर को लेकर ईरान अपने तौर पर अब यह कहने से चूक नहीं रहा है कि अगर उस तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लॉइन है तो इस तरफ से ऑपरेशन टू प्रॉमिस है। और इसके तहत जो भी हमला किया जा रहा है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर की तरफ से, उसमें हर तरह की मिसाइल है। और अब सवाल यह भी है कि सेजिल मिसाइल जो उसने खुद अपने तौर पर निर्मित की है, जिसकी मार 2000 किलोमीटर का प्रयोग वो कर चुका है, लेकिन इस दौर में यह भी जानकारी सीआईए की तरफ से है कि इसकी मार 3500 से 4000 किलोमीटर तक हो सकती है।
और ईरान के नतांज शहर से तैनाती यह सेजिल मिसाइल अगर छोड़ी जाएगी तो सिर्फ 7 मिनट में तेल अवीव पर सीधा हमला कर सकती है। तो क्या वाकई भारी लंबी दूरी के मार करने वाली जो बड़े बड़े वारहेड्स की क्षमता वाली मिसाइल है, उसने ईरान की ताकत को दुनिया के सामने दिखा दी और दुनिया अपनी सामरिक कूटनीति को बदलने को तैयार हो गई, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और यह इजराइल के लिए खतरे की घंटी है? या फिर इस पूरे प्रयोग के बीच में लगातार सामरिक तौर पर किसी ने मदद की है तो वह पहले नंबर पर रशिया है, जिसने ईरान की मदद की है। और दोनों को पता है, यानी रूस और चीन दोनों को पता है, अगर ईरान में तख्ता पलट होता है या फिर वह अस्त व्यस्त होता है या फिर वो एक बैलेंस के तौर पर वेस्ट एशिया में मजबूती के साथ खड़ा नहीं होगा, तो मुश्किल हालात चीन और रूस दोनों के सामने आएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ ईरान अपने तौर पर जो उसके अपने डिप्लोमेटिक संबंध हैं, इस दौर में सऊदी अरब और इजिप्ट के साथ बेहतर हुए हैं। पहले संबंध बिगड़े हुए थे, रीजनल राइवल्स के तौर पर दोनों एक दूसरे को देखते थे, लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब, ईरान और इजिप्ट, और इतना ही नहीं, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात हो या टर्की हो, अमेरिका के साथ इन दोनों के संबंध जरूर हैं, लेकिन इजराइल के साथ दोनों के संबंध नहीं है। तो क्या यह एक नई परिस्थिति जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के तहत ईरान में स्थिरता बरकरार रहे, यह उन तमाम देशों की जरूरत है जिन्होंने एक वक्त इजराइल से दो दो हाथ भी किए हैं और इजराइल के हमलों को भोगा भी है। चीन और रशिया, यह तो बहुत साफ है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन सवाल तो यह भी है, अमेरिका क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा या फिर अमेरिका की अपनी इकोनॉमी, अमेरिका फर्स्ट का अपना नारा और इलेक्शन के दौर में किए गए वादे सब कुछ धराशायी करके ट्रंप एक झटके में फिर से इजराइल, जिसको ब्लू आइट कंट्री के तौर पर अमेरिका देखता है, उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के खड़ा हो जाएगा? ये हालात लगते नहीं हैं, क्योंकि सवाल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से हटकर पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। और ट्रंप की नीतियां रिपब्लिकन, वो जॉर्ज बुश का दौर हो या फिर ओबामा का जिक्र, यानी ओबामा या बाइडेन का जिक्र जो डेमोक्रेट्स के तौर पर मौजूद थे, सारी परिस्थिति अमेरिका के भीतर और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर इस दौर में ट्रंप ने बदल डाली है। तो क्या यह खतरे की सबसे बड़ी घंटी 77 बरस के अपने इतिहास में इजराइल के सामने आकर खड़ी हो गई है और उसके सामने सिवाय ईरान को नेस्तानाबूद करने और खामनेई को खत्म करने के अलावे कोई रास्ता नहीं है, जो शायद उनकी ताकत के बाहर तो नहीं हो गया है? और दूसरी तरफ ईरान जिस तरीके से अब निकल पड़ा है और जितने बड़े हथियारों के साथ वो अब हमले कर रहा है, वो संकेत तो इस बात के हैं ही कि ना सिर्फ वेस्ट एशिया, बल्कि वेस्ट एशिया के साथ पूरे एशिया के भीतर एक बड़ी ताकत के तौर पर चीन और रशिया के सहयोग के साथ दुनिया के मानचित्र पर अमेरिका के समानांतर खड़े होने की स्थिति में क्या यह नया ध्रुव त्रिकोणीय तौर पर खड़ा हो जाएगा? शायद हां, शायद नहीं, क्योंकि यह युद्ध अगर आखिरी मुकाम तक पहुंचता है तो नक्शा बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।